हेलो दोस्तों, लर्निंग स्टार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का तीसरा भाग, समास। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अलंकार को, फिर उसके बाद रस को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे समास को, ठीक है। यदि आप लोगों ने अलंकार और रस का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखिए। तो आइए हम समास को शुरू करते हैं। तो देखिए, समास का मतलब क्या होता है। समास मतलब संक्षिप्तीकरण, कम करना, घटाना या संक्षेप में लिखना। मतलब हम किसी चीज़ को कितने छोटे से छोटे शब्दों में लिख सकें या फिर उसको छोटे से छोटे कैसे करके लिख सकें, उसको क्या बोलते हैं, समास। समास देखिए, समा इसी में छुपा है सम, ठीक है। तो उसको और छोटा करना, ठीक है। समाहित करना मतलब छोटा करना। अब इसकी परिभाषा क्या होती है। समास संक्षेप करने का एक प्रक्रिया है, ठीक है। देखा आप लोगों ने, जब कोई दो शब्द मिलकर एक ऐसे शब्द का निर्माण करे जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समास। इसकी ये परिभाषा है, ठीक है। नोट देखिए, नोट में क्या है। प्राचीन समय में विद्वानों द्वारा द्विगु और कर्मधारय समाज को तत्पुरुष समाज में जोड़कर पढ़ा जाता था, ठीक है। जब बहुत पुराने जो भी विद्वान थे तो वो लोग क्या करते थे, कर्मधारय था और तत्पुरुष का इसको जोड़कर पढ़ा करते थे। कर्मधारय और द्विगु को जोड़कर एक ही में पढ़ते थे जिसका नाम था तत्पुरुष। लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ कि नए नए विद्वान आए तो ये दोनों को फिर से अलग कर दिया और अब क्या है, कुल 6 भेद हो गए हैं। तो दोनों को जब अलग किया तो द्विगु अलग हो गया, कर्मधारय अलग हो गया, तत्पुरुष तो अपना था ही। तो ये 2 और हो गए तो 4 और थे, तो टोटल मिलाकर 6 हो गए, ठीक। देखिए, अब देखिए कुल समास के कितने भेद हो गए, 6। अब देखिए समास के भेद, समास के कुल कितने कितने भेद होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, 6 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। अब बताइए, समास के 6 भेद तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं तो वो देखिए एक एक करके। अव्ययी समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको 6 को पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है, कैसे पढ़ते हैं, इसको एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं द्विगु समास से। अब द्विगु समास का क्या मतलब होता है। इसमें क्या होता है कि जो देखिए पहला पद है, जो पहला पद वो संख्यात्मक होगा, ठीक है, और दूसरा पद उसका उत्तर देगा, ठीक। तो देखिए, त्रिलोक, दोपहर, सप्त सिंधु, चौराहा, पंचवटी। त्रिलोक में देखिए 3 आया, दोपहर में 2 आया ना। अब सप्त सिंधु में कितना आया, 7, और चौराहे में 4 आया, और पंचवटी में 5। देखिए इसमें दिखाया गया है पंचवटी, तो पंच संख्यात्मक है, वटी मतलब ये प्रधान है। अगर ये नहीं रहा तो पंच का क्या मतलब हो गया, ठीक है। देखिए 1 2 3 5 6 आदि का प्रयोग होता है, ठीक, इस समास में, द्विगु समास में। किसमें, द्विगु समास में। आइए अब दूसरा देखते हैं, द्वंद्व समास। इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों का अपना अपना अलग मतलब होता है, तथा शब्दों को अलग करने पर अथवा या फिर देखिए अलग करने पर क्या क्या लगता है, और लग सकता है, अथवा लग सकता है, या फिर या लग सकता है, या फिर एवं लग सकता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास में ये होता है। इसको पहचानेंगे कैसे, तो दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इस समास में ऐसे ऐसे प्रथम पद और उत्तर पद का प्रयोग होता है जो एक दूसरे के विरोध करते हों। जैसे उदाहरण क्या है, ठंडा गर्म। देखिए एक तरफ ठंडा है, एक तरफ गर्म है, एक दूसरे का विरोध या फिर विलोम बोल सकते हैं उसको। देवासुर, देव और असुर। देखिए और लग रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे और अथवा या एवं लग रहा है। पाप और पुण्य, देखिए पाप और पुण्य, पाप अलग चीज़ है, पुण्य अलग चीज़ है, एक दूसरे के विलोमार्थी है ना। तो देखिए ये विशेष है। अब विशेष में भी कुछ है, धर्माधर्म, हरिहर, 1000 2000, हम बोलते हैं कहीं 1000 2000 रुपये है तो दे दो भाई, या फिर 100 200 इत्यादि। यह क्या हो जाता है, द्वंद्व समास में आता है, ठीक। तीसरा देखिए कौन सा है, बहुव्रीहि समास। इस समास में देखिए कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब अपना अपना अलग ही मतलब होता है, लेकिन इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तथा दोनों देखिए, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यही मैंने बताया आपको। तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब कैसे पता चलेगा, उदाहरण देखते हैं।
चतुरानन, चतुर्भुज, पंच। जगह चतुर्भुज हम बोलते हैं तो हम देखिए चतुर्भुज तो बोलते हैं, दो शब्द है चतुर और भुज, दो मिलकर बने, लेकिन हम तीसरा देखिए चार भुजा वाला हो जाता है। पंचानन मतलब पांच वाला। अब देखिए उदाहरण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, हम नीला किसका कंठ होता है? शिव भगवान का। तो देखिए तीसरे तरफ इशारा किया ना, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश जी का देखिए लंबा होता है, तो वो मतलब कि जो क्या होता है, ऐसे होता है ना, मुंह लंबा होता है, तो उसको गणेश जी को हम दर्शाते हैं दशानन, दशानन मतलब 10 सिरों वाला। तो ये कौन है? हम रावण, ये तीसरा आ जाता है। तो देखिए क्या है, तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ ध्यान देने वाली बात, देखिए कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसमें दो समास दर्शाए जाते हैं। देखिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय समास है, और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, देखिए अभी बहुव्रीहि समास है। तो इसमें हम किसको मतलब उत्तर देंगे? अगर दोनों ऑप्शन में आ गया ये दोनों, तो कौन हम टिक करेंगे, ये सीखिए या जानिए पहले। देखिए प्रश्न से सीखते हैं, दशानन में कौन सा समास है? देखिए दशानन 10, ये देखिए हुआ ना 10 गिनती वाला, तो ये हो गया दिगु। और दशानन मतलब ये तीसरे रावण का बोल रहा, तीसरा आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया? दिगु और बहुव्रीहि समास दोनों है। तो इसको हम मतलब कौन सा ऑप्शन, देखिए इसमें देखिए क्या दिगु भी है, बहुव्रीहि समास भी है, तो हम इसमें कौन सा करेंगे? टिक कौन सा करेंगे बताइए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि समास को सभी समासों से सर्वोत्तम माना जाता है। तो यदि ऑप्शन में दोनों है तो हम बहुव्रीहि समास को ही टिक करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए चौथा देखिए, कर्मधारय समास। देखिए इसमें क्या है कि उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष संबंध होता है। इसको पहचानें कैसे? देखिए विग्रह या अलग करने पर दोनों पद के बीच जो या फिर के समान आदि आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण, चरण कमल, कमल के समान चरण। देखिए चरण कमल तो है एक, इसको अगर समास विग्रह करते हैं तो चरण के समान, कमल के समान चरण। महादेव, अब महादेव का विग्रह करिए, महान है जो देव। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख मतलब चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, देखिए आगे पांचवा, ये पांचवा देखिए, अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद यानी जो पूर्व पद यानी पहला पद ही प्रधान होता है। अव्ययों का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसमें लिंग, कारक, काल आदि के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब आप इसको प्रयोग करेंगे तो इसका कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। देखिए अर्थात ऐसे शब्दों को जो कभी परिवर्तित ही नहीं होता है। पहचानेंगे कैसे? देखिए पहला पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि का प्रयोग होता है। देखिए कैसे? प्रतिदिन, तो हम इसको संधि विच्छेद करिए, प्रति धन दिन, तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजन्म मतलब इसको संधि विच्छेद करिए, जन्म से लेकर, मतलब आजन्म हम क्या बोलते हैं? आजन्म से ऐसा है, मतलब जन्म से ही तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आजन्म से, देखिए से आया ना, तो देखिए अनु, या, प्रति, भर, ऐसे कुछ। ठीक है, देखिए विशेष, अव्ययी समास में विशेष भी होता है। देखिए धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, यदि ये सब आए तो आप अगर प्रश्न में ऐसा कुछ आए तो आप पहले डायरेक्ट अव्ययी भाव समास को ही टिक करेंगे आप लोग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये सब मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर प्रश्नों में एग्जाम में पूछ देता है तो बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। ये सब आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं छठवां। देखिए छठवां क्या है? तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद या फिर बाद का या फिर आखिरी पद प्रधान होता है। इसको पहचानें कैसे? इसके देखिए कारक चिन्ह जो अगर विग्रह करते हैं तो का, को, के लिए, में, से आदि का गायब हो जाता है। ठीक है, विग्रह नहीं मतलब इसको समाहित करते हैं तो विग्रह करने पे आ जाता है। देखिए राजकुमार, तो राजकुमार को हम क्या बोलते हैं? राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा होगा तभी तो राजकुमार होगा, तो राजा का कुमार मतलब बेटा। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। रचनाकार, रचना को करने वाला, देखिए को आया, रचना को करने वाला, तो रचनाकार।
अब देखिए तत्पुरुष के कुछ भेद भी होते हैं, तो कितने होते हैं? तत्पुरुष के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अधिक अगर कुल पूछा जाए तो 7 होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम 6 भेद पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो भेद कौन कौन से है वो देखते हैं। देखिए पहला कर्म तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह में को का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, गगन चुंबी, देखिए गगन को चूमने वाला। ठीक है, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, मतलब जेब कतरा हम बोलते हैं ना, अरे वो जेब कतरा है, तो जेब को वो कतरने वाला है। ठीक है, अब देखिए दूसरा करण तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह से के या फिर देखिए से या फिर के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। ठीक है, देखिए से आया, यहाँ देखिए से। रूस द्वारा, नहीं सॉरी, सूर द्वारा रचित या सूर के द्वारा रचित। देखिए के द्वारा आया, ठीक है, या फिर द्वारा आया तो सुरचित। ठीक है, ये किस में आ गया? करण तत्पुरुष में। अब तीसरा देखिए संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, ध्यान से सीखिए, बहुत बहुत जरूरी है, इसमें से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। इसमें कारक चिन्ह का को के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रयोगशाला, हम इसको क्या बोलते हैं? अगर उसका संधि विच्छेद अल इसको विग्रह करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रयोग के लिए शाला। डाक गाड़ी, क्या बोलते हैं? डाक के लिए गाड़ी, मतलब डाक गाड़ी हम बोलते हैं ना, गाड़ी अगर जाती है तो बोलते हैं अरे वो डाक गाड़ी जा रही है, तो किस लिए जा रही है भाई? उसमें कुछ डाक का सामान होगा तभी तो बोले डाक के लिए गाड़ी है। स्नान घर, स्नान घर मतलब नहाने के लिए वो बना हुआ घर। ठीक है, तो देखिए स्नान घर मतलब स्नान के लिए घर। अब देखिए चौथा क्या है? चौथा क्या है? अपादान। इसमें देखिए से कारक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन से कारक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अलग करने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त मतलब पाप से वो मुक्त हो गया, या फिर धनहीन मतलब धन से हीन हो गया, मतलब धन अब खत्म हो गया, उसके बाद अलग हो गया ना। ठीक है, तो ये कौन सा है? अपादान। और पांचवा देखिए संबंध तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह का के की ना नी ने रा री रे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, ये सब उदाहरण है छोटे छोटे। यदि ऐसा है तो आप संबंध तत्पुरुषों को ही सही मानेंगे। ठीक है, छठवां देखिए अधिकरण तत्पुरुष, इसमें समास विग्रह करने के लिए में पर ऊपर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आप बीती, आप बीती को हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? आप पर बीती। पुरुषोत्तम, हम राजा श्री राम जी को क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। आगे देखिए, देखिए कुछ कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह 6 थे वो सब नाम है और कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इनको मैंने डायरेक्ट एक ही में लिख दिया, आप लोग को याद करने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए कर्म को कारक चिन्ह क्या होता है? को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के को लिए, अपादान से मतलब देखिए बताया था अलग करने हेतु, संबंध के को नानी ने आदि, अधिकरण में पर ऊपर। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आप लोग को मदद करेगा। आइए देखिए तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद और होते हैं लगभग, मतलब ये इससे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन लगभग इन सबको कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है। लेकिन अगर इससे प्रश्न आए तो बच्चे गलत कर देंगे। अगर ऑप्शन में नए समास, प्रादि समास, अलुक समास, वो सब हम कैसे करेंगे? तो आज इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्न अगर आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, नए समास, जिस समास के प्रारंभ में अ या अ लगा हो। देखिए जैसे अनुसार, अविवाहित, अनदेखा या फिर असमर्थ इत्यादि। जैसे अविवाहित आए तब कौन, अगर ऑप्शन में न समास है तो डायरेक्ट आप, अगर नए नहीं दिया है तो अगर तत्पुरुष भी दिया है तब पर भी सही है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही तो भेद है। लेकिन ऑप्शन में यदि न है तो नए समास को ही करेंगे। दूसरा प्रादि तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रारंभ में या फिर शब्द में प्र से प्रारंभ हो, जैसे प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रारंभ इत्यादि। ठीक, अब अलुक समास तत्पुरुष समास में ही तीसरा, जैसे यदि युधिष्ठिर, बृहस्पति इत्यादि ये सब आए तो ये अलुक समास में आता है, तत्पुरुष में ही अलुक समास में आता है।
अब देखिए कुछ नए चीज़, उपपद तत्पुरुष, जिसमें कार, चर आदि का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है? उपपद तत्पुरुष। जैसे देखिए स्वर्णकार, तो इसको हम विग्रह करिए, स्वर्ण का काम करने वाला। देखिए लुप्त पद तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह के साथ साथ पद भी लुप्त हो जाते हैं। जैसे मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी इतना छोटा सा है, लेकिन इसको हम विग्रह करो तो कितना बड़ा हो गया, मधु एकत्रित करने वाली मक्खी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों ने आज समास को लगभग पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद, मतलब हिंदी व्याकरण का वो चौथा भाग होगा जो कि होगा छंद। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।